नमस्कार, मैं समरभूमि सरोज शर्मा। भारत के अंदर दो सरकार है, दो सत्ताएं हैं। दोनों सत्ताओं की अपनी अपनी फौज है और इन दोनों सत्ताओं का अपना अपना जनाधार है और दोनों ही सत्ता एक दूसरे के साथ टकरा रही है और आए दिन खून बहा रही है एक दूसरे का। एक सरकार वह है जो भारत की सरकार कहलाती है और देश की जनता को लूटने, खसोटने, बकोटने के लिए वह निरंतर प्रयत्नशील है, कार्यशील है। इस सिलसिले में उनके साथ तमाम तंत्र हैं, मीडिया है, सुप्रीम कोर्ट है, ईडी, सीबीआई, एनआईए, पुलिस, फौज, तमाम सुविधाएं उनके साथ है। चुनाव में भी टक्कर देने के लिए उनके पास जो है एक पालतू चुनाव आयोग है। इसके विपरीत जो दूसरी सत्ता है भारत के अंदर, वो सीपीआई माओवादी की है। उसकी भी अपनी फौज है, उसकी भी अपनी जनता सरकार है, उसकी भी अपनी धार है, उसका भी अपना तंत्र है और उसका अपना मंत्रिमंडल है। इन तमाम चीज़ों के बीच दोनों की सेनाएं टकरा रही है और जैसा कि अमित शाह ने कहा है कि इसे सीपीआई माओवादी को 2026 तक खदेड़ देंगे, भारत से समाप्त कर देंगे भारत से। बाद में वो पलट गए और बोलते हैं कि सिर्फ सशस्त्र माओवाद को समाप्त कर पाएंगे, वरना बाकी चीज तो चलता ही रहेगा, विचारधारा है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। जो भी हो, इन दो युद्धों के बीच जिनेवा सम्मेलन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसका पालन कहीं से भी नहीं कर रही है ये भारत की सरकार। लगातार हत्याएं निशंसता के साथ कर रही है। इसी सिलसिले में मैंने आज एक चैनल देख रहा था, उसमें वह बता रहा था, लोगों को, सरकार को उत्साहित कर रहा था कि माओवादियों के खिलाफ जो है कुत्ते, बिल्ली, शेर, चीता, सांप, भालू छोड़ देना चाहिए। ऐसे निशंस सलाह देने वाले लोग भी इस देश में मौजूद हैं और इस जनता सरकार के खिलाफ एक से बढ़कर एक निशंसता की कदम, हैवानियत की स्थिति तक जा रही है। जनता सरकार के बड़े नेताओं की हत्या हुई है, जिसमें कि सीपीआई माओवादी के महासचिव है बासवराज, जिसमें कि उनके पोस्टर बॉय या उनके हीरोज बोल सकते हैं माडवी, हिडमा, इनके साथ साथ ही 700 से 800 की तादाद में ऐसे लोग नेतृत्व मौजूद थे जिनकी हत्या भारत सरकार ने की है। लेकिन इसके साथ ही इसका दूसरा सबसे बड़ा पहलू है कि इस निसंसता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाजें उठ रही है और इसी सिलसिले में मैं अभी एक बयान जारी किया गया है। विश्व की 20 से 25 देशों के संयुक्त एक बयान दिया गया है, जिसमें कि लगभग दर्जनों संगठन मौजूद हैं और इन्होंने पूरी निसंसता के साथ जो सरकार काम कर रही है, नरसंहार चला रही है, इसको रोकने की वह अपील कर रही है, या यूं कहें उसके खिलाफ प्रतिरोध जाहिर कर रही है, प्रतिरोध दर्ज कर रही है। क्या है प्रतिरोध और क्या है उनका ये बयान, उस पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे अन्य कई सवाल पर भी जो कि मौजूदा समय में मौजूद है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में जो सीपीआई माओवादी है, इसका जड़ जो है वह कम्युनिस्ट घोषणा पत्र से जुड़ा हुआ है, जिसके बहुत सारे ब्रांचेज आप देख पा रहे हैं भारत में या दुनिया में। सीपीआई, सीपीएम या अन्य तरह की बहुत सारी पार्टियां जो पूरी दुनिया में कार्यरत रही है। इसी में आपको रूस की कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, जिसके लिए लेनिन इसके नेता थे, और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, जिसके नेता माओ त्से-तुंग थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसके संस्थापक थे वो थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर एक दस्तावेज लिखा था आज से लगभग 200 साल पहले। वो दस्तावेज था कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। हम इससे पहले कि आज के प्रसंग पर चर्चा करें, हम चाहते हैं हमारे दर्शक कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में क्या दर्ज है, शुरुआती पंक्ति उसको समझें। इसी के आधार पर आप समझ पाएंगे भारत में सीपीआई माओवादी का क्या स्थिति है और भारत की सरकार इससे इतना नफरत क्यों करती है और क्यों इसके खिलाफ नए नए षड्यंत्र, नए नए पाखंड, नए नए दुष्प्रचार कर रही है या पैदा कर रही है, या फिर गोदी मीडिया या यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी कई लोग इस तरह दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए भी आपको कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का वह पंक्ति याद रखना पड़ेगा जो आज से 200 साल पहले लिखा गया था। और
वह यह है। कार्ल मार्क्स लिखते हैं कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के पहला ही पंक्ति के साथ, यूरोप को एक भूत आतंकित कर रहा है, कम्युनिज्म का भूत। इसका सुधार कर ले हम अगर, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि भारत को एक भूत आतंकित कर रहा है, या भारत सरकार को, मोदी साहब को एक भूत आतंकित कर रहा है, और वो भूत है माओवादी, सीपीआई माओवादी। बहरहाल जो दर्ज है वो देख लेते हैं। इस भूत को भगाने के लिए पोप और जार, मेटरनिक और गीजो, फ्रांसीसी उग्रवादी और जर्मन पुलिस के भेदिए, बूढ़े यूरोप के सारे सत्ताधारी एक हो गए हैं। कौन सी ऐसी विरोधी पार्टी है जिसे उसके सत्तारूढ़ विरोधियों ने कम्युनिस्ट कहकर कोसा ना हो? कौन सी ऐसी विरोधी पार्टी है जिसने कम्युनिज्म के कलंकपूर्ण लांछन को उल्टे अपने से अधिक आगे बढ़ी हुई विरोधी पार्टियों और अपने प्रतिक्रियावादी विरोधियों पर भी ना लगाया हो? इस तथ्य से दो बात निकलती है। पहला, यूरोप के सभी सत्ताधारियों ने स्वीकार कर लिया है कि कम्युनिज्म स्वयं एक शक्ति है। दो, समय आ गया है कि कम्युनिस्ट खुलेआम तमाम दुनिया के सामने अपने विचारों, उद्देश्यों और अपनी प्रवृत्तियों को प्रकट करें और स्वयं पार्टी के घोषणा पत्र के जरिए कम्युनिज्म के भूत की नानी की कहानी का खंडन कर दें। ये इनका शुरुआती पंक्ति था, और जिस तरीके से इन्होंने कम्युनिस्ट को लेकर के उन्होंने कहा था कि भूत आतंकित कर रहा है, कम्युनिज्म का भूत, यही भूत अमित शाह और मोदी के कान में गुनगुनाता रहता है और बोलता रहता है माओवादी 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 माओवादी, खत्म कर दो। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा इसी तरीके से इसने अंबेडकर के लेकर के भी संसद में कहा था, अंबेडकर 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 अंबेडकर। अब ये माओवादी 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 कहने लगे हैं। ये टुच्चे लोग जिस तरीके से चीजों को देख रहे हैं और हत्या का एक नया षड्यंत्र चला रहे हैं, उसको समझने के लिए कई चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है। लोग प्रतिरोध कर रहे हैं। प्रतिरोध क्यों कर रहे हैं? इस सवाल को समझे बगैर आप कभी नहीं तय कर पाएंगे कि आखिर माओवादी लड़ क्यों रहे हैं, और भारत की सरकार 60 साल से उसे खत्म क्यों नहीं कर पाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जैसे मैंने बताया था आपको, जेनेवा सम्मेलन किया गया था, जिसके माध्यम से कुछ सिद्धांत बनाए गए थे कि अगर युद्ध होता है तो युद्ध के दौरान सरकारें या परस्पर जो शत्रु राष्ट्र हैं या शत्रु समुदाय हैं, वो किस तरह से युद्ध का दौरान नियमों का पालन करेंगे। इसमें जो नियम बनाए गए थे, उससे पहला नियम ये था कि जिनेवा समझौते में दिए गए अनुच्छेद 3 के मुताबिक युद्ध के दौरान घायल होने वाले युद्धबंदी का अच्छे तरीके से उपचार होना चाहिए। भारत सरकार, जिसने कि सीधा सीधा माओवादियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है और उसके खिलाफ तमाम तरह के कुत्सित से कुत्सित, नृशंस से नृशंस तरीका अख्तियार कर रहा है। ऐसा मैंने बताया कि चैनल के माध्यम से कुछ लोग यह भी सलाह दे रहे हैं भारत सरकार को कि माओवादियों के ऊपर कुत्ते, बिल्ली, सांप, चीते, भालू, बाघ छोड़ दिए जाए। तो ऐसे निष्ठतम तरीके से चीज़ों को जब देने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में जेनेवा समझौते में जो अनुच्छेद 3 में दिया गया था, उसका पालन कहीं नहीं हो रहा है, बल्कि घायल होने के बाद उनकी गोली मार कर हत्या कर दी जा रही है, या फिर पकड़ने के बाद गोली मार दी जा रही है। जिसमें बासवराज का नाम प्रमुख था, जो को जिंदा पकड़ा गया था, इसके बावजूद उनकी हत्या कर दी गई। हिरमा को जिंदा पकड़ा गया था, फिर भी उनको निशंस तरीके से यातना देकर उनकी हत्या कर दी गई। जिनेवा सम्मेलन में जो दूसरा बिंदु था, वो था युद्धबंदियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, साथ ही सैनिकों को कानूनी सुविधा मुहैया करानी होगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर सीधा युद्धबंदियों के साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से मार पिटाई होती है, तो चाकू से, कुदाल से, कुल्हाड़ी से तक से काटा जाता है।
ये निशंसता का, हैवानियत का प्रकाष्ठा है। मारे जाने के बाद भी उनके शव को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहाँ बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं शरीर पे, और इस तरह दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर माओवादी बनोगे, अगर लड़ोगे, इसी तरीके से तुम्हारे शरीर पर कीड़े पड़ेंगे। ये कीड़े उन सब के ऊपर नहीं, यह कीड़े अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जेहन में लगा हुआ वो कीड़ा है। इनका अगला बिंदु है, इसमें मतलब जिनेवा सम्मेलन में साफ तौर पर बताया गया है कि युद्धबंदियों के क्या अधिकार हैं, साथ ही समझौते में युद्ध क्षेत्र में घायलों की उचित देखरेख और आम लोगों की सुरक्षा की बात कही गई है। अगला है, इस संधि के तहत घायल सैनिक की उचित देखरेख की जानी है। इस संधि के तहत उन्हें खाना पीना और जरूरत की सभी चीजें दी जानी है। इस संधि के मुताबिक किसी भी युद्धबंदी के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता। किसी देश का सैनिक जैसे ही पकड़ा जाता है उस पर यह संधि लागू होती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। संधि के मुताबिक युद्धबंदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता। युद्धबंदी की जाति, धर्म, जन्म आदि के बारे में नहीं पूछा जाता। आप कहेंगे दो देश का मसला है। यहाँ पर निश्चित तौर पर दो देश का मसला है, जिसकी कि दो सरकारें हैं, इसमें जनता सरकार है, एक भारत सरकार है। दोनों ने युद्ध की घोषणा किया है। माओवादी सदैव इस जिनेवा सम्मेलन का जो संधि है उसका पालन करता है। युद्धबंदी में बनाए गए कोई भी जवान जो भारत सरकार की तरफ से लड़ने के लिए जाता है, भाड़े के सैनिक, उसकी गिरफ्तारी करने के बाद उनकी टॉर्चर नहीं होता, उनके साथ किसी तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं होता, उल्टे उनका उचित चिकित्सा किया जाता है। यह उनके साथ होता है। माओवादी इसका पालन करते हैं। भारत सरकार तो अब कुत्ते और सांप छोड़ने की बात कहने लगी है, या सलाह देने की कोशिश उसको की जा रही है। ऐसे दौर में जब भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत की बनी हुई है, नरेंद्र मोदी को पूरे देश में ही नहीं विदेश में थकुचा जा रहा है, उनके तस्वीरों पर जूते बरसाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ लोगों में उकवाल है, लोगों में आक्रोश है। देश के साथ, तमाम देश के साथ, नेपाल हो, पाकिस्तान के साथ तो पहले से ही दुश्मनी स्थिति था, यहाँ तक कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इन तमाम देशों के साथ में भारत की संबंध जो है बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर हो गया है। ऐसे दौर में अब जब माओवादी सवाल उठने शुरू हो गए यहाँ पर, अब माओवादियों के खिलाफ जब इनकी निशंसता शुरू हुई है, तो दुनिया के 25 देश मिल करके और दर्जनों संगठनों ने मिल करके नरेंद्र मोदी सरकार और अमित शाह की जो ये तानाशाही है, निशंस रवैया है, इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजबूर हुए हैं और आवाज वो उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं अपने पर्चे में, अपने आवेदन में, वो देखना बहुत ही जरूरी है। वो लिखते हैं, अपने जो पिटीशन जारी किए हैं हस्ताक्षर करके, उसमें लिखते हैं वो, भारत के संसाधन संपन्न जनजातीय क्षेत्रों में राज्य सैन्यीकरण और न्यायोत्तर हत्याओं को समाप्त करने के लिए वैश्विक एकजुटता का आह्वान। 18 नवंबर 1925 को भारतीय राज्य ने गर्व से घोषणा की कि आदिवासी कार्यकर्ता और नक्सली नेता माडवी हिडमा, उनकी सहयोगी मगदम राजे और 11 अन्य मारे गए हैं। इस सैन्य विजय के साथ भाजपा सरकार ने दोहराया कि वह गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्धारित 31 मार्च 1926 तक भारत में नक्सली आंदोलन को समाप्त करने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। यह घोषणा भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों का हिस्सा है, जो आदिवासियों, दलितों, मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाती है, ताकि सरकार के करीबी पूंजीपतियों द्वारा भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा किया जा सके। इसमें नीचे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, हम मतलब ये जो समूह है जो इसमें हस्ताक्षर किए हैं, वो हम नीचे हस्ताक्षर करता भारत के मूल निवासी ग्रामीणों, मानवाधिकार रक्षकों और नागरिक समाज के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। हम दृढ़ता से कहते हैं कि हिडमा और अन्य लोगों को निहत्थे पकड़कर मरे दुमली वन क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में ले जाया गया और 2 दिनों तक 2 समूहों में प्रताड़ित किया गया और न्यायोत्तर तरीके से उनकी हत्या कर दी गई।
इससे पहले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हिडमा के पोवर्टी गांव का दौरा किया और एक राजनीतिक नाटक के तहत हिडमा की मां के साथ भोज किया। मां के अनुरोध पर हिडमा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। जनवरी 24 से भारतीय राज्य अपनी सैन्य पुलिस के माध्यम से हत्या के लिए इनाम नीति के तहत स्थानीय लोगों, नक्सली कार्यकर्ताओं और आम ग्रामीण दोनों की गैर न्यायिक हत्या कर रहा है। ग्रामीणों और नागरिक समाज ने बार बार उल्लेख किया है कि इन हत्याओं से पहले अक्सर गिरफ्तारियां और यातनाएं दी जाती है, लेकिन राज्य इन्हें आमने सामने की झड़प यानी मुठभेड़ की तरह चित्रित करता है। सितंबर 2025 तक 550 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के बस्तर के पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील, जैव विविधता वाले और खनिज संपदा से संपन्न जंगलों और पहाड़ियों में मारे गए हैं, जहां गोंड और मारिया सहित कई आदिवासी समुदाय रहते हैं। बस्तर पुलिस कार्रवाई और परिणाम रिपोर्ट 2024 से 2025 के अनुसार आमने सामने की मुठभेड़ें 2023 में 68 से बढ़कर 24 में 121 हो गई, लेकिन हत्याएं 20 से बढ़कर 217 हो गई। कई शव सड़ गए और कुछ को जबरन जला दिया गया, जिससे परिवार उनकी पहचान नहीं कर पाए और लोग अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। माडवी, हिडमा और मरकम राजे के शवों को अंतिम संस्कार के लिए तुरंत हिडमा के गांव वापस लाया गया, जिससे यातना और हत्या के सबूत मिट गए। हजारों आदिवासी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े। भारत सरकार नक्सलवादियों को गैर सरकारी सशस्त्र बल मानती है और उनकी राज्य विरोधी गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का हिस्सा नहीं मानती। इस तरह भारत जिनेवा कन्वेंशन और अतिरिक्त प्रोटोकॉल 2 के तहत अपने दायित्वों से बच रहा है। इसके बजाय वह खुले तौर पर बिना शर्त आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG में से खूंखार फोर्स में पुनः सशस्त्रीकरण का कर बढ़ावा दे रही है। हालांकि बस्तर में नक्सल आंदोलन आदिवासियों के सामाजिक और राजनीतिक शोषण का परिणाम है, लेकिन भारतीय राज्य ने राजनीतिक समाधान से परहेज किया है, क्योंकि वह सामाजिक न्याय पर केंद्रित होगा, जो खनन और औद्योगिक निगमों के हितों के विरुद्ध है। इसके बजाय बिना शर्त आत्मसमर्पण या हत्या की नीति ने पूरे आदिवासी समुदायों को निशाना बनाया है, जिसका उद्देश्य विद्रोही आंदोलन के लिए समर्थन को समाप्त करना है। अब बस्तर के हर आदिवासी के जीवन में सैन्यीकरण का अपना प्रभाव रहा है। निगरानी, आवाजाही पर प्रतिबंध, भय, जबरन नजरबंदी, न्यायतर हत्याएं और यौन हिंसा के माध्यम से प्रशासन, विधायिका और न्यायपालिका की मिलीभगत से मानवाधिकारों का उल्लंघन और भी बढ़ गया है। न्यायपालिका की भी इसमें भूमिका है। पिछले दिनों जब कई हत्याओं, जिसमें बलात्कार का मामला था, मसला लेकर के जब एक गांधीवादी कार्यकर्ता हिमांशु कुमार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो इनको झूठा करार दे करके इन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोक देती है सरकार। हिमांशु कुमार एक रुपये देने से इनकार कर दिए, लेकिन न्याय का क्षेत्र जो है, इससे स्पष्ट होता है कि आखिर न्यायपालिका किसके लिए काम करती है और किसके इशारे पर नाचती है। आगे लिखते हैं ये, पिछले 2 दशकों में कई निगमों ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ अनुबंध किए हैं। निविदा या आमंत्रण प्रक्रिया में संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय FPIC मानकों का नियमित रूप से उल्लंघन किया गया है। शिवनाथ जैसी नदियां निजी कंपनियों को बेच दी गई है। छत्तीसगढ़ का खनिज राजस्व 2022-23 में 12,941 करोड़ रुपया, मतलब 153 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसका लगभग आधा हिस्सा बस्तर के दंतेवाड़ा जिले से आया। फिर भी छत्तीसगढ़ के आदिवासी भारत के सबसे गरीब समुदायों में से एक हैं। बस्तर के 7 जिलों का मानव विकास सूचकांक देश में सबसे कम है। इस संदर्भ में राज्य और कॉरपोरेट
संपदा के विकास और आदिवासी शक्ति के ह्रास के बीच बस्तर में आदिवासी सामाजिक राजनीतिक संघर्ष जारी है। यह विकासात्मक हिंसा की नीति के विरुद्ध एक आंदोलन का हिस्सा है जो न्यायपूर्ण शांति की अनुमति नहीं देती है। इसमें युवाओं के नेतृत्व वाले जन आंदोलनों का विघटन, आदिवासी युवा नेताओं की आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तारी और आदिवासी बहुल क्षेत्रों का शहरीकरण शामिल है। इस प्रकार भारतीय राज्य पूंजीवादी हितों के लिए मूल निवासियों के भूमि, मनुष्य, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का हनन कर रही है। पिछले 2 दशकों में हर सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 21 और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया है। हम मतलब जो लोग हस्ताक्षर नीचे किए हैं उनका, वे कह रहे हैं हम विश्व भर के लोगों से तत्काल आह्वान करते हैं कि सभी हिंसा, न्यायोत्तर हिंसाएं, जबरन गिरफ्तारी और यातनाएं बंद करें और बस्तर का सैन्यीकरण समाप्त करें। ऑपरेशन कगार के नाम पर की गई सभी गैरकानूनी हत्याओं की स्वतंत्र न्यायिक जांच की जाए। इसमें माडवी, हिडमा और मरकम राजे की हत्याएं भी शामिल है और राज्य बलों को जवाबदेह ठहराया जाए। देशी समुदायों के साथ संवाद और राजनीतिक वार्ता शुरू की जाए जिससे संवैधानिक स्वायत्तता, भूमि और प्राकृतिक संसाधन अधिकार सुनिश्चित होंगे। ये जो पत्र जारी किया गया था, वो पत्र का जारी नाम है भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, यानी इंसाफ इंडिया, इंटरनेशनल सॉलिडरिटी फॉर एकेडमिक फ्रीडम इन इंडिया। इंसाफ ये नाम है इस संस्था का जिसने कि यह पत्र जारी किया है। इसमें जो हस्ताक्षर किए हैं उनका नाम है इंडियन अलायंस पेरिस, इंडिया लेबर सॉलिडरिटी यूके, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन मुस्लिम स्विट्जरलैंड, इंडियन शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन यूके, इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन GBAL जर्मनी, रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स फ्रंट वेस्ट बंगाल इंडिया, संग्रामी श्रमिक मंच वेस्ट बंगाल इंडिया, सॉलिफंड्स स्विट्जरलैंड, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल IAMC, फ्रेंड्स ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कनाडा, तेलंगाना, विद्यावंथुला वेदिका, नॉर्थ अमेरिका, नजरिया मैगजीन इंडिया, बोस्टन साउथ एशियन कॉलिजन USA, संग्रामी कृषक मंच वेस्ट बंगाल इंडिया, अलायंस अगेंस्ट इस्लामोफोबिया ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया सॉलिडरिटी ग्रुप UK, मजदूर अधिकार संगठन कुंडिल सोनीपत, लंदन कलेक्टिव ऑफ पैलेस्टाइन UK, कॉलिजन अगेंस्ट फासिज्म इन इंडिया काफी, फोरम अगेंस्ट रिप्रेशन तेलंगाना, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट वारंगल, द ह्यूमनिज्म प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया, प्रोग्रेसिव साउथ एशिया कलेक्टिव पुर्डो USA, पुर्डो यूनिवर्सिटी USA, रेसिस्ट US लेड वार SFSU सैन फ्रांसिस्को, साउथ एशियन डायस्पोरिक एक्शन कलेक्शन SADAC कनाडा, इंश्योर आवर सर्वाइवल UK, ट्रांसफॉर्म साउथ एशिया इंडिया, मनी रिबेलियन UK, पॉसिबल फ्यूचर फिलीपींस ब्राजील, सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न फिलीपींस, अमन मुलुकू इंडोनेशिया, नेशनल मेडिसिन नेटवर्क इंडिया, कलकत्ता अहेड एक्शन ऑन हेल्थ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट कोलकाता, रिवोल्यूशनरी राइटर्स एसोसिएशन विरसम, इंटरनेशनल इंडिजिनियस पीपुल्स मूवमेंट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड
liberation, campaign to defend nature and peoples, Pan India, National Indigenous Women Forum, UK, Justice for All Canada, Toronto, Bhagat Singh Chhatra Ekta Manch, Delhi, the Institute of Research and Advocacy of Borneo, Link AR Borneo, Indonesia, Corner House, UK, International League of People's Struggle, UK, RJ Working, UK, Oxford South Indian Ambedkar Forum, UK, Prisoners Voice Platform, TSP, United for Climate Justice, Brussels, ATSIIEO, Australia, Kali Kashan People's Network for the Environment, Philippines, People's Rising on Climate Justice, UK, Maoist International Study Group, Sheffield, Indigenous People's Right International, IPRI, Philippines, Warsaw Kobar Friendship Association, UK, King's Health United Against Racism, Birmingham, UK, South Asia Justice Campaign, Salam, South Asian Left, USA, Scientist Rebellion, Peru, Scientist Rebellion, India, Food Not Cops, Birmingham, UK, Hindus for Human Rights, UK, European Confederation of Oppressed Migrants, यूरोप बेस्ड माइग्रेंट ऑर्गेनाइजेशन, यह है एक पीपुल्स कोलिजन ऑन फूड सोवेनिटी, ग्लोबल पीसीआर डेल, उरुग्वे, यंग स्ट्रगल, यूरोप, साउदर्न इलिनियस डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका, ग्लोबल मेजोरिटी कॉप वॉच, इसी तरह से फ्रांस है, यूके का है और डोमिनिकाना का है। तो इस तरीके से तमाम विश्व की जो संस्थाएं हैं, विश्व भर की जनताएं हैं, विश्व भर के संगठन हैं, इस सवाल पर कगार के नाम पर जिस तरह से युद्ध छेड़े हुए इसके खिलाफ आवाज उठा रही है, होल्ड कर रही आवाज को। और जिस तरीके से भारत सरकार एक कभी अमेरिका के चरणों में गिर जाती है, कभी रूस के चरणों में गिर जाती है, लेकिन अपने ही देश के नागरिक पर लगातार बम गोले बरसा रही है। ये कैसा भारत है, ये कैसी सरकार है? सवाल है, जवाब भी आपको ही देना है। और इसके साथ ही मैं चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।